हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला। गाइज, एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नॉन रेसिडेंट इंडियन। इट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। बट इट डज नॉट मीन दैट कि अगर आप फॉरेन कंट्री में फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हैं या किसी दूसरे काम से गए हैं तो आप एनआरआई हो गए। गाइज, ऐसा नहीं है। एनआरआई स्टेटस के लिए कंप्लीट रूल्स हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। बहुत डिटेल के अंदर बात करूंगा और बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। और अगर आपको अपना स्टेटस मालूम करना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर जरूर बताएं। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनआरआई कहलाने के रूल्स क्या हैं, क्या एनआरआई रूल्स की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और अगर आपकी कंपनी आपका ट्रांसफर किसी फॉरेन कंट्री में कर देती है तो आप एनआरआई बन जाओगे या नहीं बनोगे, इसे एक एग्जाम्पल से भी जानेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ खास बातें भी बताऊंगा, क्योंकि उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। लेकिन आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सो दैट कि मेरी आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कि एनआरआई कहलाने के रूल्स क्या हैं। गाइज, किसी भी पर्सन को इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए दो मेजर कंडीशंस हैं। एक है बेसिक कंडीशन, दूसरी है एडिशनल कंडीशन। गाइज, लेकिन किसी पर्सन को एनआरआई होने के लिए या नहीं होने के लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन की रूलिंग ही अप्लाई होती है। इसलिए आज हम सिर्फ बेसिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे। यानी अगर कोई पर्सन किसी भी प्रीवियस ईयर में बेसिक कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाता तो वह एनआरआई कहलाएगा। बेसिक कंडीशन में दो रूल्स आते हैं। पहला रूल कि आपने लास्ट ईयर में इन टोटलिटी 182 डेज या इससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया हो। इन टोटलिटी से मतलब है कि आपने कई बार इंडिया में विजिट किया और टोटल 182 दिन या इससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया हो। और दूसरा रूल है कि लास्ट ईयर में इन टोटलिटी 60 डेज और लास्ट ईयर से पहले वाले 4 साल में 365 दिन आपने इंडिया में स्टे किया हो। यानी अगर कोई पर्सन दोनों रूल्स में से एक रूल को भी पूरा नहीं कर पाता तो वह एनआरआई कहलाता है। अब इन सभी बातों को एक एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन पहले रूल्स को क्लियर कर लेते हैं। गाइस, सेकंड बेसिक रूल में 3 एक्सेप्शंस रूल्स भी हैं जो इस तरह हैं। पहला कि अगर आप इंडियन शिप पर क्रू मेंबर की तरह काम करते हैं। दूसरा, या फॉरेन में जॉब करने के पर्पस से इंडिया को छोड़ रहे हैं। और तीसरा और लास्ट एक्सेप्शन कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन ने इंडिया में विजिट किया और प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया में रहते हुए आपने 15 लाख रुपए या इससे ज्यादा रुपए की अर्निंग की है। ये 3 एक्सेप्शंस है। इन तीनों एक्सेप्शंस के केस में दूसरे बेसिक रूल्स में जो 60 डेज वाली लिमिट थी वह इंक्रीज होकर 182 डेज में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी बातें सेम रहेंगी। तो अब सेकंड रूल कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या इससे ज्यादा स्टे किया हो और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल में 365 डेज या इससे ज्यादा स्टे किया हो। वहीं पर अगर प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहते हुए आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो दूसरे रूल्स में 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, वह कंपनी आपका ट्रांसफर किसी फॉरेन कंट्री में कर देती है तो क्या आप एनआरआई बन जाओगे? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मिस्टर राहुल जो कि इंडिया के रेसिडेंट है और इंडिया में जॉब करते हैं, उनकी कंपनी ने मिस्टर राहुल को 9 महीने के प्रोजेक्ट के लिए 22 सितंबर 2022 को सिंगापुर भेज दिया और 9 महीने के बाद यानी 22 जून 2023 को राहुल इंडिया वापस आते हैं। तो अब सवाल आता है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में राहुल इंडिया में एनआरआई थे या नहीं थे। इसे इस टेबल से जानते हैं। देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए हमें भी राहुल के नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया को 1 अप्रैल से काउंट करेंगे और देखेंगे कि 1 अप्रैल से 22 सितंबर 2022 तक राहुल 175 डेज इंडिया में रहा। दूसरी बात, क्योंकि राहुल जॉब करने के पर्पज से फॉरेन गया था, इसलिए राहुल एक्सेप्शंस रूल में कवर होता है, जिसमें लास्ट ईयर के अंदर 60 डेज की जगह 182 डेज की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि इस केस में राहुल एक एनआरआई हो गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 डेज उन्होंने इंडिया में स्टे नहीं किया है। अब आप ये कहेंगे कि सर, सेकंड बेसिक कंडीशन में तो 60 डेज ही जरूरी है इंडिया में रहना। आप ठीक है, लेकिन हमारे केस में राहुल सेकंड एक्सेप्शंस के अंदर कवर होता है, इसलिए 60 डेज वाली कंडीशन कन्वर्ट होकर 182 डेज हो गई है। और इस केस में क्योंकि राहुल एनआरआई है, इसलिए राहुल को 9 महीने की सैलरी पर इंडिया में टैक्स भी नहीं देना होगा। अब हम कुछ खास बातों के बारे में जिक्र करते हैं। पहला, किसी भी पर्सन के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज हो सकता है। यानी कि एक साल में ऐसा हो सकता है कि वह एनआरआई है और अगले साल हो सकता है कि वो रेसिडेंट हो जाए। दूसरा,
जब 182 डेज, 60 डेज या 120 डेज की कंडीशन बिल्कुल मार्जिन पर होती है, तो जब तक आप या आपका एरोप्लेन इंडियन एयर स्पेस में होता है, तब तक आप इंडिया में ही माने जाते हो। तीसरा, सिटीजन होना, रेसिडेंट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी कि कोई फॉरेन का सिटीजन होते हुए भी इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन मीन्स कि अगर आप या आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाओगे। तो गाइज, ये थी एनआरआई से रिलेटेड सारी बातें। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।